जी हाँ, इस बड़ी खबर के बाद आइए चलते हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम देश के सवाल की ओर। कोरोना काल है, कोरोना काल है। कोरोनिल किट को लेकर नेपाल में मचा बवाल है। रामदेव की दवा यानी कि गोली और तेल की निकली हवा। नेपाल में कोरोनिल हुई नील, जिसको लेकर मचा बवाल है। तो हम लेकर आए हैं कोरोना काल में रामदेव की तमाम टिप्पणियों पर सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल लेकर। एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस बताने वाले रामदेव के सुर अब अचानक बदल गए हैं। एलोपैथी को दिवालिया साइंस कहने वाले रामदेव को अब एलोपैथी श्रेष्ठ साइंस दिखाई देने लगी है। साथ ही डॉक्टर्स का मजाक उड़ाने वाले रामदेव को अब उन्हीं डॉक्टर्स में देवदूत नजर आ रहे हैं। इसे बाबा रामदेव के खिलाफ हुई एफआईआर का नतीजा कहें या अपने बयानों को उनकी पलटी मारने की आदत, रामदेव अब बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। दवाओं और एलोपैथी को लेकर लोगों के बीच भ्रामक बयान देने वाले रामदेव ने अब टीके पर भी यू टर्न ले लिया है। जो रामदेव एक वक्त कहते थे कि वो टीका नहीं लगाएंगे, अब वो टीके पर भी शीर्षासन करते दिख रहे हैं। हमें इस शीर्षासन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टीके पर दिए अपने बयान से रामदेव सीधे सीधे उलट गए। अब रामदेव कह रहे हैं कि वो कोरोना से बचने वाली वैक्सीन जल्दी लगवाएंगे। वो तो इस धरती पर भगवान के भेजे हुए देवदूत हैं, वो तो धरती के लिए वरदान है। बाकी कोई डॉक्टर होकर के भी कोई यदि उल्टा पुल्टा करता है, वो तो किसी इंडिविजुअल की गलती है, वो किसी पैथी की गलती नहीं है। देखिए, कोरोना की लहरें तो आती रहेंगी। एक तरफ आदरणीय मोदी जी ने 21 जून से ऐतिहासिक घोषणा कर दी है कि सबको मुफ्त वैक्सीन लगेगी, तो डबल वैक्सीन की डोज लगवाएं और साथ योग आयुर्वेद की डबल ताकत और पालें, तो ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा कि हिंदुस्तान में हमारा तो संकल्प है एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से फिर नहीं हो। महाराज जी, आप कब तक लगवा रहे हैं वैक्सीन? जल्दी लगवा लेंगे। जी हाँ, अब इनको डॉक्टरों में, जब डॉक्टरों को ये डॉक्टर टर टर कहकर उपहास उड़ा रहे थे, आज धरती पर इन्हीं डॉक्टरों में अब इन्हें देवदूत नजर आते हैं। आज वैक्सीन लेने की बात करने वाले रामदेव कुछ दिन पहले तक वैक्सीन का मजाक उड़ा रहे थे और वैक्सीन की निंदा भी कर रहे थे। ये डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। जी हाँ, रामदेव के इन्हीं बयानों को लेकर रामदेव खुद का उपहास भी उड़ाते दिख रहे थे। आइए इस बार आ रही एक बड़ी खबर। बाबा रामदेव इन दिनों लगातार मुश्किलों में घिरते दिखाई दे रहे हैं। आईएमए ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ ही है, मगर अब कोरोनिल को लेकर भी रामदेव की आफत बढ़ गई है। और रामदेव की ये आफत बढ़ाई है नेपाल ने, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश ने कोरोनिल की बिक्री पर बैन लगा दिया है। नेपाल का कहना है कि जब तक उनका स्वास्थ्य विभाग कोरोनिल को मंजूरी नहीं देता, वो अपने देश में कोरोनिल को मंजूरी नहीं दे सकते। रामदेव की मुश्किलें बढ़ाने वाली दूसरी खबर राजस्थान से आ रही है। अलवर से आई इस खबर में कुछ दिन पहले जिले के अधिकारियों की एक टीम ने एक कंपनी पर छापा मारा था। यह कंपनी पतंजलि को तेल की सप्लाई करती थी। छापे के बाद टीम ने यहां के कुछ सैंपल भी इकट्ठा किए थे, जो जांच में फेल हो गए। माना जा रहा है कि अब इस जांच की आंच रामदेव तक भी पहुंच सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर और इस पे ताजा जानकारी भी लेंगे। इस बड़ी खबर पर ताजा जानकारी के लिए आइए सीधा हम चलते हैं जयपुर, हमारे अपने संवाददाता मनु शर्मा के पास। मनु, आपने ये रिपोर्ट पहले भी दी थी। अलवर में जांच में जब छापा मारा गया था तो ऐसी आशंका जताई गई थी, जो तेल पतंजलि को सप्लाई करती है उस तेल में जरूर कुछ घालमेल है। अब रिपोर्ट आ गई, क्या आपको लगता है रामदेव की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं मनु?
बिल्कुल मनीष जी, ये जो हालात आज सामने आए हैं, जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद में बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि जो सिंघानिया कंपनी थी जो बाबा के लिए आउटसोर्सिंग काम करवाते थे, बाबा इस कंपनी के माध्यम से तेल बनवाते थे, उसके 5 सैंपल लिए थे, 5 सैंपल फेल हो गए हैं। तो बड़ी मुश्किल की बात यह है कि 5 सैंपल फेल होने के बाद भी अब CMHO ने साफ कर दिया है कि इस मामले को लेकर के जो जिला प्रशासन है वो सीधे तौर पर कोर्ट जाएगा और कोर्ट में जाकर के बाबा के खिलाफ में कार्रवाई होगी, यानी फूड एंड सेफ्टी एक्ट जो बना हुआ है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी बाबा के खिलाफ में, बाबा की कंपनी के खिलाफ में। क्योंकि भ्रामक प्रचार करके बाबा सब जगह ये बताए रहे हैं कि जो उनका तेल है वो सबसे बेस्ट है, यानी सरसों का तेल जो आज की तारीख में सबसे ऊंचे दामों पर बिक रहा है, उसमें बाबा उससे भी ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं, बाजार भावों से भी, अपने तेल को ज्यादा बता करके, बढ़िया बता करके। लेकिन जो सैंपल फेल हुए हैं उसके अंदर साफ तौर पर CMHO ने कहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट है, खाद्य अपसंस्करण जो होता है वो इसके अंदर किया गया है, कुछ मिलावट की गई है इसके अंदर, उसके तहत इसके अंदर कार्रवाई होगी। तो बाबा की मुश्किलें यहां पर बढ़ गई है। जी मनीष जी। जी मनु, इसके साथ साथ क्या लगता है आपको, जिस तरह से 5 सैंपल लिए गए थे वो फेल हो गए, अब आगे क्या कार्रवाई होती दिख रही है आपको? क्या आपको लगता है कि पतंजलि पे जाकर भी ये टीम ये कोशिश करेगी कि जो तेल यहां से सप्लाई हुआ था क्या वो बाजार में पहुंच रहा है, और अगर पहुंचा तो इससे कितने लोगों को हानि हो सकती है? जी, कोर्ट में जो पेश किया जाएगा मामला यही बना करके पेश किया जाएगा कि इन्होंने लाखों लीटर तेल यहां से बना करके ले गए ये लोग यहां पर से, और बाजार में सप्लाई किया है, लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है इसका, और क्या इसके अंदर मिलावट की गई है वो इसके अंदर साफ किया जाएगा। और भी सैंपल लिए गए हैं, अगर बाबा चाहेंगे तो उनको भी चेक किया जा सकता है, लेकिन जब पहले ही सैंपल फेल हो चुके हैं तो एक साथ सारे सैंपल लिए गए हैं ये, और सैंपल भी फेल होने की पूरी संभावना, सीधे तौर पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है इसके अंदर, क्योंकि फैक्ट्री तो सीज कर ही दी गई है। फैक्ट्री के अंदर अब ऑयल का कोई काम नहीं हो रहा है, उसको सीज कर दिया गया है और वहीं से सैंपल लिए गए, तो फैक्ट्री तो बंद हो चुकी है। लेकिन बाबा ने बड़ी खबर, सप्लाई किया जी है, हाँ मनु, बड़ी खबर जो कि आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। जी हाँ, अगर तेल में घालमेल है, जी हाँ तेल में एडल्ट्रेशन है, और अगर आम इंसान तक ये तेल पहुंचता है तो आप खुद सोचिए कि ये कितना हानिकारक होगा जिस तेल का आप सेवन करेंगे। मनु, आप नजर बनाए रखें, आपकी इस बड़ी खबर पर और अपडेट लगातार लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं अपनी बहस की ओर। बहस में हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान, और आज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ कतर से मौजूद हैं डॉक्टर वहील अव्वाद, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आप कतर से हमारे साथ देश के सवाल के इस खास कार्यक्रम में आज जुड़े हैं। हमारे साथ विवेकशील अग्रवाल, विवेकशील जी कोविड रिसर्च टीम के पतंजलि के आप एक सदस्य हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं आयुर्वेदाचार्य रामगोपाल दीक्षित साहब, जी आप आयुष मंत्रालय के सलाहकार हैं, आपका भी स्वागत है। और कुछ और मेहमान नेपाल से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जी हाँ, आइए इस पर चर्चा करने के लिए चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ आचार्य जी रामगोपाल दीक्षित जी हैं। रामगोपाल दीक्षित जी, आखिर रामदेव ने शीर्षासन कर दिया, उनको उसी व्हाइट एप्रन में, व्हाइट एप्रन जो कि डॉक्टर पहनते हैं, वो व्हाइट एप्रन अब उन्हें धरती पर देवदूत के रूप में नजर आने लगा। दीक्षित साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक चीज ध्यान में आएगी कि भारत का जो ये विज्ञान है आयुर्वेद, इस पर अनेक प्रकार की शक्तियां अपने अपने तरह से काम करती हैं, और क्योंकि आयुर्वेद को कैसे ध्वस्त किया जाए, आयुर्वेद को कैसे डाउन किया जाए, ये बड़ा टारगेट है। क्योंकि जिस प्रकार की सारी शक्तियां इस पेंडेमिक में अपने अपने सारे हित देख रही थी, और आयुर्वेद के रहते रहते जिस प्रकार उनके हितों को नुकसान हो रहा था, तो जो इस विषय को उठाने वाले हैं, उनको उठाने वाले लोगों को कहीं ना कहीं पकड़कर उनको दबाना, उनके कमियां निकालना, उनको निष्कासित करने की स्थिति में लेकर आना, उनको डिप्रेशन में लेकर आना, ऐसे सारे प्रयास इस समय पर चलते ही हैं और चलते ही हैं। लेकिन हमें आवश्यकता इस बात की है कि भारत के सभी लोगों को, भारत के आयुर्वेद को विषय को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति की तरफ नहीं जाना चाहिए, ना ही किसी संस्थान की तरफ जाना चाहिए। इस समय पतंजलि का नाम आए तो पतंजलि ने या स्वामी रामदेव जी ने आयुर्वेद को और योग को जिस प्रकार से विश्व के सर्वोच्च शिखर तक लेकर गए हैं, स्वाभाविक ही है, व्यक्ति आगे बढ़ता है तो 100% तो फुल प्रूफ नहीं होता, कहीं ना कहीं कमजोरियां भी होती हैं, कमी भी होती है, और नहीं भी कमी होती है तो कमी क्रिएट कर दी जाती है। व्यक्ति को डाउन करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई तीर कहीं चलाया जाता है, जिससे कहीं तिरछा होकर लगे। तो सच में ऐसी अनेक संभावनाएं इस सारे विषय के अंदर बन सकती हैं। इसीलिए किसी व्यक्ति के ऊपर आक्षेप न होकर के
भारतीय आयुर्वेद के ऊपर, भारतीय आयुर्विज्ञान के ऊपर ये सारा विषय है, इसलिए उसी दिशा में इसको लेना चाहिए। ये केवल आचार्य रामदेव जी जी या केवल उस प्रकार का नहीं लेना चाहिए। आचार्य जी, पंडित रामगोपाल दीक्षित जी, मेरा सवाल आपसे है, अलग अलग पद्धतियां हैं, सबका सम्मान है, और 4 ऐसी पद्धति हैं जिसको विश्व ने माना है। आयुर्वेद को भी माना है, होम्योपैथ को भी माना है, नेचुरोपैथी को भी माना है, प्राकृतिक चिकित्सा को। लेकिन ऐसी सूरत में अगर आप किसी एक साइंस जो कि सर्वमान्य है पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, अगर आप उसका उपहास उड़ाएं और ये कह दें कि ये स्टूपिड साइंस है, ये कहां तक जायज है दीक्षित साहब? देखिए, विषय शब्द का तो एक अलग हो सकता है, किसी ने अगर गलत व्यक्ति हो तो उसको गलत शब्द नहीं प्रयोग किया जाता, ऐसे एक शब्द के साथ तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, आज के समय जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं और कोविड के आफ्टर इफेक्ट की बात करते हैं, तो निस्संदेह एलोपैथ के मेरे साथी मित्र भी इस बात को मानते हैं कि जो प्रिवेंशन है वो आयुर्वेद और भारतीय पारंपरिक चिकित्साओं के अंदर है, और इसी प्रकार से कोरोना के आफ्टर इफेक्ट भी उनको भी ठीक से डील करना है, तो वो भी भारतीय पारंपरिक चिकित्सा के अंतर्गत है। और जहां तक आपने बात बोली एक मानव विज्ञान की, मैं एलोपैथ का सम्मान करता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा काम अनुसंधान किया है, सर्जरी में, पेन किलर में अच्छा काम किया है, लेकिन साथ में कुछ कमियां हैं जिनके बारे में चर्चा करना भी बहुत आवश्यक होगा। जैसे साइड इफेक्ट है हर एक चीज के, आप कोई भी मेडिसिन लीजिए इम्यूनिटी को डाउन करेगी ही, आप कोई भी मेडिसिन लीजिए शरीर के अगेंस्ट काम करेगी ही। जिस प्रकार से बुखार उतारने की हो, चाहे इम्यूनिटी को, अभी जैसे हम बात करें एंटीबायोटिक की या बात करें एंटी इंफ्लेमेटरी डिजीज की, ये सारी दवाइयां शरीर के विरुद्ध कार्य करती हैं, जिसके कारण शरीर में अनेक सारी रोगों का कारण बनती है। एक बीमारी को ठीक करें, 10 बीमारियां पैदा होती हैं। आचार्य जी, आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। आप आयुर्वेद को लेकर, चूंकि आप आयुष मंत्रालय में सदस्य भी हैं, आप आयुर्वेद के गुण तो जरूर कह रहे हैं, लेकिन रामदेव पर कहने से बच भी रहे हैं। दीक्षित साहब, आऊंगा आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी, आप सह सचिव हैं आईएमए के। डॉक्टर चावला, रामदेव का यू टर्न कहना चाहिए इसे। जी हाँ, रामदेव ने मारी पलटी, कहा अब तो मैं वैक्सीन भी लूंगा, वैक्सीन लेना जरूरी है। और आप लोगों का जब दबाव बना, अलग अलग शहरों में जब एफआईआर हुई, उसके साथ साथ 1000 करोड़ का मानहानि का दावा, प्रधानमंत्री को चिट्ठी, मुझे लगता है काम कर गई आपकी ये बात। अब रामदेव को आप लोग धरती पर देवदूत दिखाई देते हैं। देखिए जनाब, सच्चाई तो ये है कि रामदेव जी जैसा करते आए हम अच्छी से जानते हैं। हम इनको हमेशा योगाचार्य, चाहे अब इनको हम स्वामी कहें, चाहे बाबा कहें, चाहे सेठ कहें, लेकिन सच्चाई तो ये है उन्होंने अपने खुदे का थोड़ा सा दुरुपयोग किया है। दुरुपयोग इसलिए किया है कि उनकी एक स्टैंडिंग, उस स्टैंडिंग से आपने बिल्कुल ठीक शब्द इस्तेमाल किया। इट इज द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडर्न मेडिकल सिस्टम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है, विच इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। उसमें हर चीज के लिए पहले डबल ब्लाइंड, प्लेसिबो, मल्टीसेंट्रिक ट्रायल्स होते हैं। हम सब इसी को कहते हैं। जहां तक दीक्षित की बात कही, मैं कल भी आपकी चैनल पे कहा था, आज भी कह रहा हूं, हम आयुर्वेदा का सम्मान अपने मॉडर्न मेडिकल सिस्टम से ज्यादा करते हैं। क्यों ज्यादा करते हैं? क्योंकि ये मेरे देश का, आपके देश का, हमारे महान देश हिंदुस्तान का अपना बनाया हुआ इंडिजिनस ट्रेडिशनल मेथड है। इसकी दवाएं हम डेली इस्तेमाल करती हैं। बट कंसीडरिंग रामदेव द पोस्टर बॉय ऑफ आयुर्वेदा सरासर गलत है। मेरे हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हर चीज पे मास्टरमाइंड किया है। रामदेव जी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ पोस्टर बॉय। एंड सेम वे जो पतंजलि ग्रुप है, उसको हम किसी भी हिसाब से एक आयुर्वेदा की फ्लैगशिप कंपनी नहीं मान सकते। पतंजलि एक कमर्शियल ग्रुप है विच इज लार्जली सेलिंग इन ग्रोसरी आइटम्स। उसकी आड़ तले कोरोनिल को प्रमोट कर देना, 10 से 100 लोगों पे ट्रायल करके वो कह देना पूरी दुनिया मान ले, ये डॉक्टर चावला गलत इस्तेमाल है। इसके हुआ क्या है कि अब उन्होंने कह दिया, उसी रामदेव जी ने जिसने कहा था डॉक्टर चावला, मेरे साथ 3 और मेहमान हैं, खास मेहमान है हमारे साथ विवेकशील अग्रवाल जी हैं, हमारे साथ अभी हाल ही में अनंत अनुराग जो कि नेपाल से, जी हाँ, काठमांडू से जुड़े हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके पास भी आएंगे, और हमारे साथ डॉक्टर वैल अव्वाद, आप कतर से जुड़े हैं। मुझे मजबूरी है जनाब, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आऊंगा और सीधे आप ही लोगों से चर्चा करूंगा कि आखिर रामदेव के इस यू टर्न की वजह क्या, और नेपाल में कोरोनिल पर आखिर क्यों चला चाबुक, क्योंकि बाबा रामदेव तो नेपाल के राजा के सारथी भी बने थे।
अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार देश का सवाल में स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल आपके टीवी स्क्रीन पर। हमारे साथ हैं आचार्य रामगोपाल दीक्षित, हमारे साथ हैं डॉक्टर वैल अव्वाद, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कतर से आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ अनंत अनुराग, वरिष्ठ पत्रकार, नेपाल काठमांडू से हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला, हमारे साथ विवेकशील अग्रवाल साहब भी हैं। सबसे पहले विवेक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जी हाँ, राजस्थान की जो रिपोर्ट आई है कि तेल और तेल के साथ साथ तेल के घालमेल के अलावा नेपाल में कोरोनल किट, जो कि आप उसके अनुसंधान की सदस्य जो टीम है उसके सदस्य हैं, उसको लेकर नेपाल ने कोरोनल किट पर बैन लगा दिया है। विवेक जी, आखिर ऐसा क्या है, क्यों इतनी चीख पुकार है कि कोरोनल किट चाहे गोली हो चाहे नाक में डालने वाला तेल, इससे कोरोना नहीं होगा? ये प्रचार नेपाल में पड़ रहा है भारी। जी मनीष जी, देखिए, ये प्रश्न केवल एक व्यक्ति के कुछ वाक्यों का, कुछ शब्दों का या कहीं कोई सैंपल फेल होने का नहीं है। और उससे पहले मैं बता दूं कि मैं किसी संस्था के लिए नहीं काम करता, रामदेव जी के लिए, पतंजलि के लिए। मैं एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर हूं और दिल्ली में मेरा अपना व्यवसाय है। तो मैं ये कह रहा था कि आज जो प्रश्न है वो उससे कहीं बड़ा है। लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है। हमें ये सोचना है कि क्या हम जो अपने मरीजों को दवाइयां दे रहे थे, क्या वो विज्ञान सम्मत है, क्या वो साइंटिफिक है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। किसी को भी कोरोना पॉजिटिव आया या नहीं आया, या छोटा सा भी गला बुखार कुछ भी हुआ, सबसे पहली जो दवाई आज हर डॉक्टर दे रहा था वो है पैरासीटामोल। क्या आप जानते हैं कि यदि आप ये रिसर्च करें, कोई भी मेडिकल लिटरेचर ये नहीं बताता कि वायरस इन्फेक्शन में बुखार को नीचे करना चाहिए। सारा मेडिकल लिटरेचर, सारी साइंस, हर हॉस्पिटल की वेबसाइट, इवन फोर्टिस हॉस्पिटल की वेबसाइट पे लिखा है कि यदि आप वायरस इन्फेक्शन में बुखार को नीचे करोगे तो उससे बीमारी लंबी भी होगी और मौतें भी बढ़ेंगी। और क्या कारण है कि हमारे यहाँ बहुत से डॉक्टर 4-4 घंटे में पैरासीटामोल लेने को कह रहे हैं। आपके चैनल पर, सबके चैनल पर आकर डॉक्टर्स ने कहा, तो जो रामदेव जी ने कहा उसकी भावना को समझिए, उस पीड़ा को समझिए कि आज लाखों लाखों लोगों की मौतें हो रही हैं। जो बच रहे हैं वो भी 2 महीने 3 महीने। लेकिन विवेक जी एक सवाल तो उठता है, अगर WHO ने कोई प्रोटोकॉल तय किया है तो उस प्रोटोकॉल के तहत ही इलाज किए जा रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला भी हैं। विवेक जी, आऊंगा आपके पास। डॉक्टर चावला, विवेकशील अग्रवाल के सवाल पर आपका छोटा जवाब, फिर मेरे साथ जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं, 2 अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं, अनंत अनुराग और डॉक्टर वैल अव्वाद के पास जाना है। डॉक्टर चावला। विवेकशील के जवाब का सिर्फ इतना ही है, ये WHO रिकमेंडेड है और हमारे देश की जो रिसर्च बॉडी है उसका नाम ICMR है। हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जितना भी हम करते हैं, चाहे पैरासीटामोल हो, चाहे उसके बाद आइवरमेक्टिन थी, चाहे वो प्लाज्मा थेरेपी थी, चाहे वो क्लोरोक्विन थी, वो सब उनकी गाइडलाइन से चलते हैं। हम अपना कुछ भी अपना नहीं बनाते हैं, उनकी गाइडलाइन से चलते हैं, क्योंकि हमारी पद्धति ऐसी पद्धति है जो अपने आप को बदलती रहती है। वट एवर द रिसर्च सेज, वट एवर द स्टडीज से, हम हिसाब से आपको बदलते हैं। हम तो आयुर्वेदा से इतना ही कहते हैं कि आयुर्वेदा को भी एक रिसर्च ओरिएंटेड बॉडी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आयुर्वेदा दुनिया के शिखर पे पहुंच सकती है अगर थोड़ा सा अपने आप को मॉडर्नाइज करें। जी डॉक्टर चावला, डॉक्टर चावला, लगातार विकास होते रहना चाहिए और अनुसंधान के आधार पर एलोपैथी भी चलती है। विवेक जी, आप जो कह रहे थे आपको जवाब मिल गया। डॉक्टर नरेश चावला IMA के सह सचिव हैं और आपको जवाब मिल गया। मेरा आपसे सवाल है कि आपकी पद्धति श्रेष्ठ है, होनी भी चाहिए। अगर पद्धति जिसको दुनिया ने मान रखा है, 4 ऐसी पद्धति, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी, लेकिन दूसरी पैथी को हीन भावना दिखाना, बोलना, उपहास उड़ाना, ये कहां तक जायज है विवेक जी? जी, मैं यही बात आपको बता रहा था कि मैं डॉक्टर चावला से पूछना चाहता हूं, आप IMA के इतने बड़े सदस्य हैं, आप बताइए कि पैरासीटामोल जो पिछले 70 सालों से दी जा रही है, क्या वायरस में आज तक इसका ह्यूमन ट्रायल हुआ? जिस ट्रायल की आप बात कर रहे थे कि डबल ब्लाइंडेड रैंडमाइज्ड ट्रायल, एक भी ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ। जानवरों पे हुए, चूहों पे हुए, वो मर गए, और उसके बाद भी लगातार पैरासीटामोल दी जा रही है। और सारा साइंटिफिक
विरुद्ध है, फिर आप क्यों दे रहे हैं? विवेक जी, मेरा आज का ये देश का सवाल, आपका जो शास्त्रार्थ है आयुर्वेदिक बनाम एलोपैथी से ज्यादा, जिस तरह से रामदेव की दवा कोरोनिल किट नेपाल में बैन कर दी गई, भूटान में बैन, कतर में पहले ही वैसे हो चुका है। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मेहमान भी है। डॉक्टर चावला छोटा जवाब दें तो मैं चलूं डॉक्टर वहील अब्बास के पास। Of 10 seconds, only for 10 seconds. Let me inform you, sir. Paracetamol is considered the safest medicine on earth. इसके साइड इफेक्ट प्रैक्टिकली नील हैं। ओनली 1 in 10 बिलियन में इसका सिर्फ लिवर पे इफेक्ट आता है। दैट इज 1 in बिलियन। तो दैट मीन्स इसको दुनिया की सबसे सेफ मेडिसिन कही जाती है और इसका कोई नुकसान नहीं है। तो जी, डॉक्टर चावला सबसे सेफ है और ये अनुसंधान के तहत आप कह रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपको आयुर्वेद को नीचा दिखाना है। ये आप एक अनुसंधान के आधार पर सर्वमान्य सारे संसार ने जिसको माना है, ये उसके आधार पर आप कह रहे हैं। हमारे साथ अनंत अनुराग नेपाल से हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनंत, नेपाल में कोरोनिल किट बैन कर दी गई है, क्या वजह है अनंत की वहां पर रामदेव जो लगातार नेपाल आते जाते रहे हैं, राजा ज्ञानेंद्र वीर शाह की उन्होंने कार तक चलाई थी, लेकिन कोरोनिल को लेकर आखिर कोरोनिल नेपाल में पिटती दिखाई दे रही है? अनंत मनीष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और मैं विषय में प्रवेश करना चाहूंगा। सवाल ये है जो आप जो बताएं, बाबा रामदेव की नेपाल में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोगों से बातें होती है, उनके साथ उनका बहुत अच्छा खासा संबंध है, वो सही है और वो अच्छा संबंध है। सवाल है जो अभी का जो फिलहाल जो इशू चल रहा है, जो नेपाल में जो पतंजलि के कोरोनिल किट का जो अभी प्रतिबंध लगाया गया, इसका 2-3 बातें हैं। सबसे पहले, नेपाल में किसी भी मेडिसिन को प्रयोग करने से पहले या कॉमन पीपल के लिए यूज करने से पहले यहाँ जो है डीडीए, जिसका नाम है जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग औषधि व्यवस्था विभाग के नाम से यहाँ जाने जाते हैं, जब तक औषधि विभाग व्यवस्था विभाग में कोई भी मेडिसिन, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे अन्य कोई मेडिसिन हो, जब तक वहां पे कानूनतः दरता नहीं हो जाती, तब तक जो है उसको कॉमन पीपल को जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाने का व्यवस्था है। कोरोनिल के केस में क्या हुआ, नेपाल का जो पतंजलि का जो ट्रस्टी है, जिनका नाम है शालिग्राम सिंह, उन्होंने कुछ दिन पहले नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री थे हृदय त्रिपाठी, जो अब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हो चुके हैं, उनको 15 से कोरोनिल किट जो है उपहार के स्वरूप प्रदान किया गया था। और उस 15 से किट को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नेपाल में आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट एक अलग है, उनके हाथ में दे दिया गया है और उसको कहा गया जो आप इनको आइसोलेशन में प्रयोग कर सकते हैं चिकित्सक के सलाह के अनुसार। लेकिन आयुर्वेदिक विभाग के जो महानिर्देशक है डॉक्टर वासुदेव उपाध्याय, उन्होंने मंत्रालय से प्राप्त इस किट को प्रयोग करने के लिए रोक लगाया और कहा गया जो ये औपचारिक रूप से नेपाल के जो हमारे संस्था है डीडीए, उसमें ये लिस्टिंग नहीं है और वो वहां पे दरता नहीं है, इसलिए इसको फिलहाल जो है प्रयोग करने के लिए, बिक्री वितरण के लिए रोक लगाया जाता है। तो तत्काल के लिए ये ऑफिशियल रूप से नेपाल में दरता नहीं होने के कारण से इसको रोक लगाया गया है। यद्यपि रामदेव बाबा का यहाँ एक बड़ा संजाल है, उनका जो है सामान वगैरह सब ऑफिशियल रूप से जो दरता है उसको बिक्री वितरण के लिए छूट दिया गया है। फिलहाल जिस तरह विश्व स्तर पे कोरोनिल को पिटते दिख रहा है, उस पर शंका उपशंका है, कोरोनिल लगाने से अन्य उपचार करना नहीं पड़ेगा, इस तरह का जो बातें हैं, वहां की आम जन भावना क्या है? खास करके नेपाल में बहुत सारे लोग को उतना मतलब विश्वास नहीं है जैसा लग रहा है, क्योंकि नेपाल में फिलहाल नेपाल में आम जन भावना क्या है? अनंत, नेपाल में आम जन भावना क्या है लोगों की? कोविड का स्थिति है, उसी तरह नेपाल में अनंत अनुराग, इंडिया से अनंत अनुराग, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनंत अनुराग, अभी फिलहाल के लिए नेपाल में बैंड की तरह है, बिक्री वितरण पे रोक लगा दिया गया है। अगर कोरोनिल ऑफिशियल रूप से डीडीए में दरता होती है और उसको सर्टिफिकेट मिलता है तो फिर वो पब्लिक। अनंत, मेरा सवाल है, नेपाल में पतंजलि उत्पाद को लेकर आम जन भावना क्या है? के लिए जो है एलो किया जाएगा। मनीष जी। अनंत, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। मेरा सवाल आपसे ये है, पतंजलि के उत्पाद को लेकर नेपाल की आम जन भावना क्या है?
इसमें दो चीज है। देखिए, आप नेपाल और भारत का खुला बॉर्डर है और बहुत सारे चीज ऐसा है नेपाल में जो जिसको नेपाल का ऑफिशियल गवर्नमेंट बॉडी जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन बॉर्डर उस पार का आने जाने के कारण से नेपाल बहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से इधर से सामान खरीद के नेपाल में प्रयोग करते हैं। और जहां तक रामदेव की प्रोडक्ट की बात है, बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे ऑफिशियल रूप से दरता भी है और वो मिल रहा है। अभी कोरोनिल के किट पे आम जनता को उतना विश्वास नहीं है, क्योंकि कोरोनिल किट को लेकर आम जनता में विश्वास नहीं है। कोरोनिल किट को लेकर आम जनता में विश्वास नहीं है, इसलिए नेपाल में इस किट पर बवाल है। आचार्य दीक्षित जी, अनंत अनुराग नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने उनके मुख से निकले हुए एक एक शब्द को सुना। कोरोनिल को लेकर नेपाल में विश्वास नहीं है दीक्षित साहब? नहीं है, मुझे लगता है उनकी जानकारी पूरी ठीक से नहीं है। अभी मैं यहाँ पर था हरिद्वार में, तो उस समय नेपाल नरेश वो आए हुए थे और मैं उस समय मेरी मुलाकात उनके साथ हुई। उन्होंने जिस प्रकार से रामदेव जी के प्रोडक्ट के बारे में भी बातचीत करी, क्योंकि उस समय जब हमारी बातचीत हो रही थी वहां पर स्वामी रामदेव जी भी थे, आचार्य बालकृष्ण जी भी थे और भी अन्य कई धर्माचार्य थे। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ कुंभ के समय की। उस समय उन्होंने हर प्रकार की बातचीत को बड़ा सुना। और ये जो कोरोनल किट के बारे में भी बात करूं, उसमें है क्या? आयुर्वेद की जड़ी बूटियां हैं, उनके बारे में सैंपल फेल कैसे हो सकता है? क्या उसके अंदर कोई केमिकल है? क्या उसके अंदर कोई बनावटी चीजें डाली हैं? ये केवल गलतफहमी है और केवल कोई क्रिएटेड है। सवाल आपसे ये है, जो आपको क्या लगता है तुलसी का पत्ते में मिलावट हो सकती है? नेपाल में प्रक्रिया आचार्य जी अनंत को सुन लेते हैं, अनंत को सुन लेते हैं। अनंत अपनी बात पूरी करें आप। वैसे ही आपका किसी भी रामदेव का प्रोडक्ट नेपाल में बेचने के लिए खुला नहीं छोड़ दिया जाएगा, चाहे पूर्व राजा हो और कोई भी हो। जब तक उसको ऑफिशियली नेपाल के रजिस्टर्ड गवर्नमेंट में उसको लिस्टिंग नहीं किया जाएगा, उसको सर्टिफाइड नहीं किया जाएगा और उसको जब तक उसको नेपाल में आसानी से बिकने नहीं दिया जाएगा। और कतर में डॉक्टर वैल अब्बाद हमारे साथ नहीं है, लेकिन कतर में भी पतंजलि उत्पाद को लेकर वहां पर प्रतिबंध है। पतंजलि के उत्पाद को लेकर वहां जो कारण दिया गया है वो ये कि इसके घटिया स्तर का जो उत्पाद है वो कतर की जनता को नहीं दिया जा सकता। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला है। डॉक्टर नरेश चावला, रामदेव का शीर्षासन अब टीका भी लगवाएंगे। जिस वैक्सीन को लेकर उन्होंने टीका किया था, अब उन्होंने कह दिया कि हां मैं भी टीका लगवाऊंगा। मैं स्पष्ट कहूंगा, रामदेव जी के जो यू टर्न्स हैं वो बहुत मशहूर हैं। जब पहली बार ये वीडियो आया था तो उसके एकदम बाद हमने डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे सम्मानित हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि रामदेव जी का ये फैसला गलत है और दुर्भाग्यवंश है। वो कहा कि ये बिल्कुल गलत है, इससे जो हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स हैं उनको बहुत ही डिमोटिवेशन और बहुत ही बुरा महसूस करेंगे। उन्होंने एकदम माफी भी मांग ली और उसके 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने 25 क्वेश्चन जारी कर दिए। हमने स्पष्ट कहा ये क्वेश्चन सिर्फ प्राइमरी मेडिसिन से हम भी डील करते हैं। जी डॉक्टर चावला, डॉक्टर नरेश चावला, आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी, अनंत अनुराग, आप खास तौर पर काठमांडू से देश के सवाल के कार्यक्रम में जुड़े, आपका धन्यवाद। और आपके साथ साथ विवेकशील अग्रवाल जी, आप इस कार्यक्रम में आए, आप सभी का धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, जिस वैक्सीन को लेकर रामदेव ने बड़ी 30 मारखाई बातें की थी, उसको लेकर अब वो मान गए हैं कि टीका लगवाना ही आखिरी विकल्प है। गुलजार साहब ने भी क्या खूब कहा है। गुलजार साहब ने कहा है कोविड से बचने का एक ही तरीका है, बड़ा आसान है, लगवा ले टीका, महफूज आप भी रहेंगे और देश भी, साथ ही जीवन जीने का सलीका भी यही है। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।